ओके, नाउ स्टार्ट। ये वाला चैप्टर हम लोगों ने कर रखा है, मुझे मालूम है, बट फिर भी एक एक बार ये सारे चैप्टर्स जाएंगे आपके। यहाँ पर आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो संज्ञा। संज्ञा हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर? ये है। अब आपका चैप्टर जो है उस चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर किसने बनवाया और क्या बनवाया, ये दो चीज आ गई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बुक है, बुक में निकाल लीजिए। आपका चैप्टर 4 है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, है ना। चैप्टर 4 है, निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं समझा देती हूँ। वैसे संज्ञा मैं करवा चुकी हूँ, लिखवा चुकी है ना संज्ञा आपके। यस मैम। हाँ, इसमें देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। अब यहाँ पर दो जनों के नाम आए हैं। एक तो बनवाने वाले का नाम है और दूसरा है हमारा जो चीज बनी है उसका नाम। तो यानी कि यहाँ पे समझ में आया, एक तो व्यक्ति का नाम हो गया और एक जगह का, उस इमारत का नाम हो गया। ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। अब यहाँ पे ताजमहल और शाहजहां और मुमताज, तीन चेलों के नाम आए हैं। यानी कि दो व्यक्तियों के नाम और एक प्लेस का नाम, जगह का नाम आया है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इलाहाबाद की आमों में बहुत मिठास होती है, इसमें इलाहाबाद शब्द आया है। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट आता है हमारा संज्ञा के प्रकार। ओके, एक बार लिख देती हूँ मैं आपको। संज्ञा और यहाँ पर आएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, स्थान, भाव, संख्या, सबूत चलाने वाले, भाव आदि का कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा ना वो प्लीज लिख लेना, जिनका हो रहा है नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गई हमारी संज्ञा की परिभाषा। अब जैसे इसमें क्या जाएगा, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, तो कैसे आएगा, जैसे व्यक्ति कौन हो गया, वस्तु, जवाहरलाल नाम हो गया। ठीक है, वस्तु क्या हो गई, किताब। स्थान क्या हो गया, आगरा, दिल्ली। और हाँ ऐसे बहुत सारे। आगरा। और भाव क्या हो गया, मीठा, खट्टा, सुंदर। हाँ, इस तरह से ये सारी जो चीज आती है वो हमारी संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसमें हाँ बता रही। पहला होता है हमारा जातिवाचक। अब देखिए जातिवाचक क्या होता है कि जिन शब्दों से हमें किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है
उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी उस नाम से हमको पूरी जाति का मतलब संसार में जितना भी है उससे रिलेटेड उन सबका एक ही व्यक्ति के नाम से बोध हो जाए, वो हमारा कहलाता है जातिवाचक। अब जातिवाचक के अंतर्गत जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, क्या हो सकता है, जैसे लड़की है। अब लड़की क्या है, कॉमन नाउन। हाँ कॉमन नाउन। अब देखिए लड़की है तो जो ये लड़की है वो यानी कि किसी एक लड़की की बात नहीं हो रही है, यानी इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं उन सब की बात हो गई लड़की। ठीक है, स्पेसिफिक लड़की की बात हो रही थी, नाम हम ले सकते जैसे सीता। हाँ तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं आया तो इसलिए यहाँ पर लड़की हो जाएगी हमारी जातिवाचक। इसके अलावा जैसे नदी शब्द है। अब नदी पर्टिकुलर किसी नदी के बारे में बात नहीं हो रही है, नॉर्मली नदी की बात हो रही है कि नदी का मतलब वो कोई सी भी नदी हो सकती है, तो इसलिए वो भी हमारी नदी के बारे में बात करते तो हम ये बोलते गंगा नदी। हाँ हिमालय से गंगा नदी बहती है। तो वो हमारी नदी अंदर नहीं आती। पक्षी की बात हो जाती तो पक्षी भी हमारा, कोई भी पक्षी के बारे में बात हो रही है तो वह हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी, जिन शब्दों से किसी, मैंने पहले वो लिख दिया क्या, यहाँ लिख लीजिए, जिन शब्दों से, यहाँ पे लिखिए, हमको लिखना है। जिन बच्चों ने नहीं लिख रखा, जिनका नहीं कंप्लीट हो रखा वो लिख सकते हैं। जिन शब्दों से किसी संपूर्ण जाति, इसमें ऐसा सेंटेंस बन सकता है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, बोध होता है। हाँ एक सेकंड ये लिख लो फिर बताती हूँ। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा हो गया फर्स्ट नंबर पे लड़की, नदी, पक्षी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसी में हमारा जो सेकंड नंबर पर आता है वो क्या आता है, जाति के बाद में पूरा व्यक्तिवाचक। अब यहाँ में पता पड़ रहा है व्यक्ति के वाचक का मतलब क्या हो गया, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर। प्रॉपर नाउन हो जाता है ना। ऊपर वाला आपने इंग्लिश में पढ़ते हो कॉमन नाउन, और सेकंड वाला हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। अब इसके अंदर जो हमारी परिभाषा बनती है वो क्या हो जाती है, किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम का बोध। किसी, अब यहाँ पे एक शब्द डलेगा विशेष, एक शब्द यहाँ पे क्या डलेगा, किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक क्या हो गया, संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। यानी कि यहाँ पर किसी खास व्यक्ति का नाम लेके अगर बोला जाता है तो हमारा वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। समझ में है ना। यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे श्री कृष्ण, ठीक है, और क्या हो सकता है,
गांधी जी, गांधी जी हो सकता है, नाम हो सकता है, यानी कि वस्तु होता है, जैसे कि कुतुब मीनार हमारा आया था, ताजमहल आया था, तो वो हमारा शाहजहां, हाँ मुमताज, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत, यानी पर्टिकुलर किसी का नाम लिया जाएगा, प्रॉपरली किसी का नाम लिया जाएगा, तो उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर? आप देखिए इसके उदाहरण उसके उदाहरण लिख लीजिए। क्या है उसके उदाहरण? जैसे में नाम में क्या आ गया हमारा, जैसे हमारा कोई सब्जेक्ट आ गया, हिंदी के बाद में, है ना, यहाँ पर हमारा नाम आ गया, जैसे गांधी, मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी। हाँ, स्थान आ गया, स्थान हो गया, जैसे जगह का नाम हो गया, गंगा शब्द आ गया, तो नदी के नाम में गंगा शब्द आ गया। तो ये सारे शब्द हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। और थर्ड नंबर का हमारा क्या आता है, भाववाचक थर्ड नंबर में ओके भाववाचक संज्ञा, तब इंग्लिश होते हैं उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक यस मैम, संज्ञा, ठीक मैम है, इसको इंग्लिश होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अब इसके अंतर्गत होता है जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, केवल अंदर से महसूस कर सकते हैं, है ना, फीलिंग्स, हाँ, जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा आता है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। भाव यानी कि जैसे आपका इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी व्यक्ति की वस्तु का गुण दोष, व्यक्ति वस्तु का दोष कराने शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दोष और क्या थे, और उनकी अवस्था आदि का बोध होता है भाव का बोध कराने वाले। बोध कराने वाले लिखेंगे यहाँ पर, है ना, बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, मित्रता, जैसे आपने गुड़ खाया, गुड़ खा के आपसे कहा कि वो कैसा है टेस्ट में, तो आपके चेहरे के भाव से पता पड़ जाता है कि उसका स्वाद कैसा है ना। तो इसमें क्या आ गया कि वो मीठा है, तो मीठे के लिए हमें पता पड़ जाएगा, मिठास हो गई। आपका कोई दोस्त है तो उसकी मित्रता, अब आपको मित्रता दिखती थोड़ा ना, मित्रता कि ये मित्रता ऐसी होती है, मित्रता दिखती है क्या, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते, गुस्सा है उसको महसूस कर सकते, खुशी को महसूस कर सकते। तो जो चीज को हम केवल महसूस कर सकते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आती है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ सकती है। उसमें केवल भाव पता चलते हैं, उसको नापा तोला नहीं जा सकता, देखा वैसे नहीं देखा जा सकता, है ना, केवल महसूस किया जा सकता है, वो हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या और आता है, दो चीजें और आती है, लेकिन ये किसके हिसाब से, अगर हम इंग्लिश के हिसाब से देखें, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखे हैं, तो कुछ लोगों ने इसके 3 भेद, इसके अतिरिक्त 2 भेद और बताए। कौन कौन से, एक तो कौन सा,
द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक। अब क्या है द्रव्यवाचक और समूहवाचक में अंदर? द्रव्य के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम द्रव्यवाचक में क्या देखते हैं? नापतोल। नापतोल। नापतोल वाली वस्तु का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 3 कपड़ा, है ना, यह 5 मीटर कपड़ा, या 10 किलोमीटर, या 10 किलोग्राम अनाज। चावल। तो इस तरह के जहाँ पर काउंटेबल होते हैं, जिसमें नाप और तोल की भावना बात आती है, वो हमारा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। यानी जहाँ पे भी हम नाप तोल कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, वो हमारा द्रव्यवाचक के अंतर्गत आता है। और सेकंड नंबर पर होता है हमारा, क्या होता है दूसरा? समूहवाचक। समूहवाचक के अंतर्गत क्या हम सीखेंगे? किसी भी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिसमें कि आप जैसे कर सकते हो परिवार, कक्षा, परिवार, है ना, संघ। संघ यानी कि जहां पर एक से ज्यादा, 1 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, है ना। अब पुस्तकालय है, भीड़ है, झुंड है, सभा है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ना होकर के 1 या 2 व्यक्तियों से ज्यादा जहाँ पे काउंट चीजें होती हैं, वो हमारा समूहवाचक के अंतर्गत आता है। 4 हो गए ना? क्या संज्ञा 4 तो रखी। 5 बेटा? वैसे 5 हो गई ना। द्रव्यवाचक भी तो है। 3 तो हमने भाई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 तो हमने पढ़ी। लेकिन हमने 2 और पढ़ाई है। कौन कौन सी? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में जो होते हैं जहाँ माप तोल की बात हो, जहाँ काउंटेबल होती है कोई चीज, उसको बोलते हैं हम द्रव्यवाचक। और एक हमने पढ़ा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा जहाँ पर झुंड की बात हो, झुंड की बात हो, यानी 1 से ज्यादा, 1 या 2 से ज्यादा लोग जहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ हमारा समूहवाचक। हाँ, तो वो होता है हमारा समूहवाचक। अब देखिए यहाँ पर आपकी कॉपी बुक के अंतर्गत एक ये चैप्टर देखो, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है जिससे आप समझ सको। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक से, विशेषण शब्दों से, सर्वनाम से और क्रिया से। अब यहाँ पे बताया कि जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बदलते हैं। जैसे जातिवाचक, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो है आपका पेज नंबर पे, जातिवाचक में हमारी जाति क्या? चोर। अब चोर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया है कि पर्टिकुलर की राम चोर है, तब तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पर चोर शब्द का प्रयोग किया है, तो यानी जो चोरी करता है वो सब चोर है, चोरी करने वाला चोर कहलाता है। तो चोरी को भाववाचक में कैसे परिवर्तित करेंगे? यानी चोर की हो जाएगा चोरी। चोर तो कौन हो गया? जो चोरी कर रहा है। और जो चोरी शब्द है वो हमारे भाववाचक, यानी उसने कहा कि उसके घर चोरी हो गई, तो चोरी आप महसूस कर सकते हो। चोरी कोई इंसान थोड़ा है कि ये रहा साहब आपकी चोरी, ये रही चोरी, ये रही, उसको आप फील कर सकते हो कि जिसने सामान चुराया वो तो चोर हो गया। लेकिन जो उसने काम किया, वो शब्द हमारा भाववचन के अंदर आता है क्या? तो ये चोरी शब्द है। आपके पास ऐसा आता है कि जो नीचे निम्न शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए। तो आपको उस समय कैसे परिवर्तित करना है वो बताया जा रहा है। यहाँ पे कैमरा अब तो दिख रहा है ना? हाँ, अब यहाँ पे देखिए
नो मैम अभी भी नहीं दिख रहा। अब तो दिख रहा है? नो मैम दिख रहा है। हाँ, नहीं छोटा है। नहीं जिसकी वहाँ दिक्कत आ रही है अपना वो बंद कर लीजिए माइक। ओके, अब देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा, अपनी बुक निकाल लीजिए, उसमें दिख जाएगा। यहाँ पर हमने देखा चोर का चोरी, यानी ये सारे शब्द तो हमारे जातिवाचक हैं और इनको हमने भाववाचक में कन्वर्ट कर लिया, यानी बदल दिया। सेवक, सेवक कौन होता है? जो आपकी सेवा कर रहा है, सेवा करने वाला, तो वो एक व्यक्ति हो गया, यानी जातिवाचक हो गया। यानी सेवक किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि जितने भी सेवक हैं, काम करने वाले हैं, वो सेवक शब्द है। लेकिन इसको भाववाचक में का हो जाएगा, तो सेवक का क्या काम होता है? सेवा। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सेवा शब्द लिख देंगे। क्लियर हो गया? इस तरह से हम इन शब्दों को जातिवाचक से भाववाचक में बदलते हैं। जैसे कारीगर शब्द है, कारीगर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, चाहे वो लकड़ी का काम कर रहा है, चाहे वो मकान बनाने का काम कर रहा है, या कोई भी काम कर रहा है। तो जो काम कर रहा है, काम करने वाला व्यक्ति तो हमारा जातिवाचक होगा, यानी कारीगर। वो भाव व्यक्तिवाचक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका नाम नहीं लिखा हुआ। जिसका नाम नहीं लिखा इसलिए वो जातिवाचक, लेकिन उसके द्वारा किया गया कार्य हमारा भाववाचक के अंतर्गत आता है। तो कारीगर का काम है कारीगरी करना, तो यहाँ पर शब्द आप हमारा भाववाचक हो जाएगा कारीगर। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट चले। ये था जातिवाचक संज्ञाओं को भाववाचक में बदलना। अब इसी में नीचे है सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा, यानी आपके यहाँ सर्वनाम शब्द हैं, उनको भाववाचक में परिवर्तित करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। विशेष शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं। अब ये विशेषण दिए गए हैं, यानी विशेषता बताई गई है। इन विशेषताओं को भी आपको भाववाचक में कैसे परिवर्तित कर दे? कायर, कायरता, हरा, हरियाली, निर्बल, निर्मलता, स्वच्छ, स्वस्थ, स्वास्थ्य, दुर्लभ, दुर्बलता, निर्मल, निर्मलता, निपुण, निपुणता, सफेद, सफेदी। तो ये इस तरह से हमारा क्या परिवर्तित हो गया? भाववाचक में। नेक्स्ट है क्रिया शब्दों से भाववाचक क्रियाएं। यहाँ पर क्रियाएं, क्रिया का मतलब हमने सीखा हुआ है। क्रिया का मतलब होता है वाक्य के जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वो क्रिया है। तो यहाँ पर जो ये क्रिया है यहाँ पर जो क्रिया है, उन क्रियाओं में आपको एक मिनट बेटा, हाँ, उन क्रियाओं को आपको भाववाचक में परिवर्तित करना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इसके आगे है हमारा और है कि चैप्टर में देखना, एक बार चेक करो एक बार। नहीं, नेक्स्ट है ना आपका। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें आपका बुक में? लिंग, वचन और कारक। हाँ, नहीं, इसी में देखो आपका जो अभी मैंने करवाया उसमें यहाँ तक क्रिया है कि क्रिया को भाववाचक संज्ञा में किस तरह से परिवर्तित किया जाता है। मैंने आपको यह बताया था कि क्रिया क्या है, यानी वाक्य की जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि कार्य किया जा रहा है या कार्य हो रहा है, उन शब्दों को हमें भाववाचक में परिवर्तित करना है। कैसे परिवर्तित करना है? जैसे मारना शब्द है, ठीक है। अब मारना शब्द को क्या है? मारना क्रिया है, और इसको जब हम भाववाचक में परिवर्तित करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा? मार। क्या शब्द बन जाएगा? मार। मिलना क्रिया है, इसका भाववाचक हो जाएगा मेल, यानी कि जिसको हम देख नहीं पा रहे, सिर्फ महसूस कर पाते, वो हमारा किसमें परिवर्तित हो जाता है? भाववाचक में। अब इसी में नेक्स्ट आ जाता है हमारा, देखो यहाँ चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है ये याद कीजिए। याद कीजिए में मैंने आपको पहले भी बता रखा है
कि जो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है वो हमारा लास्ट में पता पड़ जाता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा, उसके उदाहरण। उसके बाद में हमने पढ़ा संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में हमने क्या पढ़ा था कि जिससे संपूर्ण जाति का बोध होता है वो हमारे जातिवाचक है, यानी पर्टिकुलर जिसमें किसी का नाम नहीं आता है। और फिर नेक्स्ट था हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में हमने ये समझा था कि जहाँ पर किसी काम को करने, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उनका अगर पर्टिकुलर नाम दिया जाता है वो हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसे अगर नदी बोला जाएगा तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगी, क्योंकि किसी भी नदी की बात हो सकती है। लेकिन वही अगर हमने गंगा की बात की तो गंगा शब्द हमारा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने सीखा था भाववाचक। भाववाचक का मतलब बताया था कि जहाँ पर किसी के या तो व्यक्ति के या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था आदि के बारे में हमें जब जानकारी मिलती है, जिसे हम केवल महसूस कर सकते, देख नहीं सकते, है ना। जैसे मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, अब मम्मी प्यार करती है, वो दिख तो ना रहे, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि भाववाचक के अंतर्गत जो चीज महसूस की जाती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक का हमारा संज्ञा के 2 अन्य भेद कौन से हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर का द्रव्यवाचक, सेकंड नंबर का समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक के अंतर्गत क्या था, जैसे द्रव्य का मतलब क्या होता है, लिक्विड, इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड चीज, उसमें दूध, दही, तेल, घी, पानी, चाय, ये सारी चीजें आती है। लेकिन द्रव्यवाचक के अंतर्गत वहां पे क्वांटिटी दी जाती है। जैसे 2 किलो, मैं कल 2 किलो घी लेकर आया, तो ये हो गई हमारी द्रव्यवाचक। मैंने 2 बाल्टी पानी भरे, मैं 10 किलोमीटर तक पैदल गया, तो ऐसे जो चीजें आती है वो द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। इसी में नेक्स्ट था हमारा समूहवाचक। समूहवाचक में आपको मैंने ये समझाया था कि जहाँ पर ग्रुप, तेल लाया, हाँ तेल आया, वो भी आपका द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ गया। अब समूहवाचक के अंतर्गत लास्ट जो हमारा है वो आता है जहाँ पर किसी 2 से अधिक लोगों की चर्चा की जाए। 2 से अधिक लोगों की, जैसे कक्षा। अब कक्षा में हमें पता है कि केवल 2 ही व्यक्ति नहीं होते, कक्षा में 2 ही व्यक्ति नहीं होते, बल्कि 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, यानी समूह की बात होती है, संघ की बात होती है ना, सभा की बात होती है। किसी भाषण में जाते हैं तो सभा होती है, तो सभा की बात होती है। तो इस तरह से ये जो शब्द आते हैं वो समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम इसी में जो है सर्वनाम है आपका वो कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय मैम। बाय बेटा, ओके मैम, बाय मैम। बाय बच्चे।